गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास तक अपन ने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस कुछ अपन ने देखे थे, जिसमें अपन ने साइन 30 डिग्री, साइन 150 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, ऐसे इस तरह के अपन ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे कास्ट रूल के बेसिस पे, जो अपन ने टेबल डिराइव करी थी उसके बेसिस पे। अब आज अपन कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज और देखेंगे। कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। ये 3 आइडेंटिटीज होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो अब इन तीनों के अंदर क्या है, अपन ऐसे तो बहुत इजी है इनको याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली रेस्ट टू फॉर्मुलाज यू कैन लर्न इट वेरी इजीली, बट इंस्टेड ऑफ लर्निंग आई प्रेफर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो अपन इनको डिराइव करना सीखते हैं कि ये अगर फॉर्मुलेज आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, क्योंकि भाई अभी तक अपन ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखा है, अपने को पता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होता है। तो जब अपने को इतनी चीज पता है तो यार ये डिराइव करना कौन सी बड़ी चीज है। चलो और देखते हैं आगे कैसे ये सब चीजें डिराइव हो रही हैं। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, अपनी पाइथागोरस इक्वेशन है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, ये अपनी इक्वेशन है। तो अब अपन ने क्या किया, पूरी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को अगर आप डिवाइड कर देंगे किससे, एच स्क्वायर से, तो आपके पास क्या आएगा, देखिए p बाय एच होल स्क्वायर, इस p के नीचे एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, फिर b स्क्वायर के नीचे भी एच स्क्वायर से, एच स्क्वायर के नीचे भी एच स्क्वायर से। तो क्या है अपने पास कंडीशन, p बाय एच का होल स्क्वायर प्लस b बाय एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये h से h कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे अपना, क्या बचा 1। तो अपन ने ये वाली चीज पढ़ रखी थी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, कुछ इस तरह की चीज अपन ने कल लास्ट लेक्चर में जो देखी थी वो अपने को कुछ याद हो तो अपन ने कुछ ऐसी चीज देखी थी। अब इसमें क्या अपन ने बोला था कि P अपॉन एच क्या होता है, साइन थीटा, B अपॉन एच क्या होता है, कॉस थीटा। तो P अपॉन एच क्या है, साइन थीटा हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो पहला फॉर्मूला क्या अपना डिराइव हो गया, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ गया, बिल्कुल। तो ऐसे ही अपन आगे की क्वांटिटीज भी देखते हैं। अब यहां पे क्या क्वांटिटी लिखी हुई है, वही वाली इक्वेशन थी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अब इसमें अपन ने क्या किया, पहले तो अपन ने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 को कैलकुलेट करने के लिए अपन ने डिवाइड बाय एच स्क्वायर किया पूरी इक्वेशन पे। यहां पे अपन बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन पे। तो अगर आप इसको डिवाइड करें बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये p अपॉन बी की फॉर्म बन रही है, ये कैंसिल आउट होकर के 1 रह जाएगा यहाँ पे, और ये h अपॉन बी हो रहा है। तो p अपॉन बी क्या होता है, टेन थीटा, और h अपॉन बी क्या होता है अपना सेक थीटा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अपना टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये अपन ने सेकेंड आइडेंटिटी इस तरह से निकाल ली। फिर थर्ड आइडेंटिटी है अपने पास, इस थर्ड आइडेंटिटी को कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे कि अब की बार पी स्क्वायर से अपन डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड बाय पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, बी अपॉन पी एच अपॉन पी। तो वापस से अपन देखेंगे, b अपॉन पी मीन्स रिवर्स हो रहा है, टेन थीटा क्या होता है p अपॉन बी, तो b अपॉन पी क्या हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये क्या हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन पी। p अपॉन h क्या होता है साइन थीटा, तो h अपॉन पी क्या हो जाएगा इसका रिवर्स कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। ये आपका एक और फॉर्मूला आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। तो आप इतनी चीजों को नोट कीजिए, फिर अपन आगे की चीज और देखते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आपने नोट कर ली। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और देखेंगे जो अपने ट्रिग्नोमेट्री के फील्ड में काम आते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें क्या है कि अगर आप ये 4 फॉर्मूले याद कर ले, इनको याद करना बहुत इजी है। मैं इसलिए बोल रहा हूं इनको याद करने के लिए क्योंकि
अगर अपन इन 4 फॉर्मूला को याद कर लेंगे तो बाकी के अपन और 10-15 फॉर्मुले जो हैं इन्हीं के बेसिस पे ड्राइव कर सकते हैं और इनको याद करना बड़ा आसान है। जैसे पहला फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी, तो इसका क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उसी तरह से साइन ए माइनस बी है, तो अब क्या हो गया, केवल प्लस की जगह माइनस आ गया, पूरा का पूरा फॉर्मूला वैसा का वैसा ही है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर आ गया अगला फॉर्मूला आपका कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, जहां पे कॉस में और साइन के फॉर्मूले में देखिए इतना अंतर है, अगर साइन ए प्लस बी में लिखा है तो जो भी आगे आपका आंसर आएगा साइन और कॉस दोनों में आएगा, और अगर कॉस में आपको कोई भी चीज पूछी है तो पहले कॉस वाली चीजें एक साथ फिर साइन वाली चीजें एक साथ, और साइन वाले फॉर्मूले में साइन और कॉस एक साथ चलते हैं, इस तरह से ऑल्टरनेटिव वे में चलते हैं। तो काफी आसान है ये फॉर्मूले याद करने। अगर अपने को ये फॉर्मूले याद हो तो अपन इससे और 2 फॉर्मूले बना सकते हैं। किस चीज के? एक तो अपन बना सकते हैं tan a प्लस बी का और एक tan a माइनस बी का। देखिए अब कैसे, tan a प्लस बी। पहले तो आप इतनी चीजों को नोट कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इनको अपन जितनी जल्दी याद कर सके उतने अपने लिए बेनिफिट है। तो अब tan a प्लस बी को अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहली चीज तो tan थीटा को मैंने आपको याद हो तो कितनी बार बताया, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां पे अपन ने क्या किया, अपन अज्यूम कर लेंगे यहां पे थीटा क्या है, ए प्लस बी। ठीक है, तो उसी तरह से लिखा है। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मुझे पता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला मुझे पता है, तो इस चीज को अपन और यहां पे देखते हैं। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइड बाय कॉस ए प्लस बी। सो कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए। अब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है यानी कि माइनस साइन आएगा यहां पे, तो माइनस साइन ए साइन बी। अपन ने इतना तो लिख लिया क्योंकि अपने को फॉर्मूला याद था, 2 फॉर्मूले याद थे, एक तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस होता है और साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पता था, तो अपन ने इतनी चीजें तो नोट डाउन कर ली। अब कुछ भी नहीं करना, कॉस ए कॉस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। चलिए करके देखते हैं अपन। तो यहां पे लिखा कॉस ए कॉस बी, तो यहां पे अगर इसको मैं अगर कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करूंगा तो देखिए यहां पे क्या बचेगा, साइन ए बाय कॉस ए। तो साइन और कॉस बी से कॉस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन ए बाय कॉस ए कितना हो गया, tan ए। तो मैं यहां पे लिख दिया tan ए प्लस कॉस ए साइन बी बाय कॉस ए कॉस बी। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, बचेगा क्या, साइन बी अपॉन कॉस बी। तो साइन बी अपॉन कॉस बी क्या हो गया, tan बी। तो यहां पे लिख दिया अपन ने क्या, tan बी। फिर डिनोमिनेटर पार्ट में भी अपने को क्या करना है, कॉस ए और कॉस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कॉस ए कॉस बी। अब कॉस ए कॉस बी डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी कितना आएगा, 1 आएगा, तो अंदर 1 आ गया, माइनस साइन ए साइन बी डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी। तो क्या हो गया, साइन ए बाय कॉस ए को क्या लिख सकता हूं मैं, tan ए, और साइन बी बाय कॉस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, tan बी। तो यहां पे क्या आ गया, tan ए और tan बी। और इस कॉस ए कॉस बी को मैं इससे कैंसिल आउट कर सकता हूं। तो अपना फॉर्मूला क्या आ गया, tan a प्लस बी का tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b। तो अब अपन देखते हैं अपना फॉर्मूला कितना आ रहा था यहां पे, tan a प्लस tan b इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसको मैं रब कर देता हूं ताकि आप देख सकें। यहां पे ये अपना फॉर्मूला था जो अपन ने क्या किया, यहां पे डिराइव कर लिया। अब अपन आगे देखते हैं एक और फॉर्मूला tan a माइनस बी का। tan a माइनस बी के लिए अपन क्या अप्रोच रखेंगे, सेम अप्रोच होगी। उसमें क्या करना होगा, tan a माइनस बी यानी कि a माइनस बी को अगर मैं थीटा मान लूं तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, sin थीटा बाय cos थीटा, वही चीज दोबारा से। तो sin a माइनस बी अपॉन cos a माइनस बी। अब sin a माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है, cos a माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है, सेम प्रोसीजर दोबारा से करना है। तो पहले आप इतनी चीजों को नोट कीजिए, फिर अपन tan a माइनस बी का फॉर्मूला भी डिराइव करते हैं। चलिए, तो आपने नोट डाउन कर लिया। अब अपन tan a माइनस बी कैलकुलेट करते हैं। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, जो अपन ने अभी तक लिखा हुआ था उसी में अपन साइन चेंज करेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो
tan a माइनस बी, ये अपन क्या लिखेंगे साइन a माइनस बी अपॉन कॉस a माइनस बी। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है साइन a प्लस बी, ये अपन ने कर दिया साइन चेंज और ये कर दिया। क्या ये चीज जो लिखी है सही है? ठीक है, चलो अब आगे अपन देखते हैं। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो यहां भी अपन क्या करेंगे, ये वाला साइन अपन ने माइनस कर दिया यहां पे। फिर कॉस a माइनस b, इसका फॉर्मूला क्या होता है? जब भी माइनस वाला फॉर्मूला आता है कॉस में तो प्लस आ जाता है वहां पे, तो अपन ने यहां पे क्या लगा दिया, ये प्लस लगा दिया। ठीक है, अब अपन को इसको कैलकुलेट करना है। तो इतना प्रोसीजर सेम इसमें भी रहेगा, कॉस a कॉस b से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो अपन ने वो भी किया। तो अब क्या हुआ, यहां पे प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस हो गया, और नीचे जो अपना माइनस था वो क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आ गया, tan a माइनस बी का tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। देखते हैं, चेक करते हैं कि ये फॉर्मूला आ भी रहा है अपना कि नहीं आ रहा। तो बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला यहां पे आ रहा है अपना, tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b। यही फॉर्मूला अपन ने कैलकुलेट किया। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और फॉर्मुलेज हैं, इतना जब अपने को आ गया तो कुछ और फॉर्मुलेज हैं, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मुलाज जिसे अपन बोलते हैं। इन फॉर्मुलेज में है प्रोडक्ट टू सम फॉर्मुलाज, इनमें क्या होता है, ये भी आपको बेसिकली याद रखना है। वैसे तो इनको भी अपन डिराइव कर सकते हैं, बट AIPMT पार्ट में इतना अपने को डिटेल में नहीं जाना है, तो अपन इनको बेसिक लेवल पे ही याद रख सकते हैं और काफी इजी है इनको याद रखना। और अगर डिराइव करने भी होगा तो आप जब इतना ज्यादा फ्लुएंट हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस लगाते टाइम, तो बहुत इजी रहेगा आपको। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, आप इनको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये आपको याद रखने हैं, मतलब क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए। अच्छा, तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि यार सर ने बताया नहीं कि डेरिवेशन इसका कैसे होगा। तो देखो बहुत इजी है, मैंने आपको क्या कहा था कि केवल 4 फॉर्मूले याद करने, बाकी के फॉर्मूले आप उन्हीं से डिराइव कर सकते हो। तो वाली बात एकदम सही है। अभी तक आपने क्या फॉर्मूले देखे थे, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी। तो यहाँ पे कुछ और थोड़ी ना लिखा हुआ है, वही तो सब चीजें हैं। अगर आपको इसे डिराइव करना है तो आप बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं। अभी जैसे लिखा हुआ है हाफ कॉस c माइनस डी माइनस कॉस c प्लस डी, तो कॉस c माइनस डी को यू कैन ट्रीट इट एज कॉस a माइनस बी, और कॉस c प्लस डी को यू कैन ट्रीट इट एज कॉस a प्लस बी। तो उस वाले फॉर्मूले लगा देना, कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको ये सब करने के लिए। फिर ऐसे ही यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला देखो, साइन c प्लस डी और साइन c माइनस डी। तो साइन c प्लस डी को आप कैसे लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी, और c माइनस डी को साइन a माइनस बी। आपको वाले फॉर्मूले पता है, उनको बस यहाँ पे एज इट इज पुट करो, आपकी एक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करो, जो कट रहे हैं मतलब जो पार्ट कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करो, और प्लस माइनस देखो नॉर्मल सी मैथ्स है। तो ठीक है, आई होप कि आपको ये सब चीजें यहाँ तक समझ में आ रही हैं और अपन ज्यादा जल्दी मूव नहीं कर रहे हैं। तो अब अपन कुछ और फॉर्मुलेज देखें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रीज में बहुत ज्यादा फॉर्मुलेज होते हैं, इसलिए अपन चीजों को समझना ज्यादा इजी समझते हैं कि वही समझ जाएंगे तो डिराइव तो अपन किसी भी पॉइंट पे कर ही लेंगे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो अब ये है आपके डबल एंगल फॉर्मुलाज। डबल एंगल फॉर्मुलाज में क्या हो गया, अभी तक अपन ने साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन ए, कॉस बी, लाइक इस तरह से देखा। अब यहाँ पे डबल हो गया, यानी कि थीटा, एक थीटा था तो अब दो थीटा हो गए। तो अब जैसे लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, तो इसको अपन देख सकते हैं। इससे पहले वाले जो हाफ एंगल, जो अपन ने c प्लस डी वाले जो क्वेश्चंस देखे, मतलब जो फॉर्मुलाज देखे, उसमें डेरिवेशन लंबा है लेकिन इजी है, तो वो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक ये वाला छोटा सा डेरिवेशन अपन देखते हैं साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा अगर लिखा हुआ है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस थीटा। क्या ऐसे लिख सकते हैं अपन? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं तो ये क्या फॉर्मेट बन गया, साइन a प्लस बी। ठीक है, अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। क्या होता है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अब इसको देखें अपन, ये क्या बन रहा है, ये हो रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
भाई सेम चीज दो बार लिखी हुई है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा एक साथ लिखे हुए, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यही तो आपका फॉर्मूला है। ठीक है, इसी तरह से कॉस 2 थीटा, अब इसमें क्या लिख सकते हैं अपन, इसको भी कॉस थीटा प्लस थीटा, तो इसको भी अपन लिख करके एक बार ट्राई करते हैं यहां पे। ये भी अपन ने a प्लस बी के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, आप कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि भाई इसको अपन a माइनस बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो एक बार आप ट्राई करके देखना कि अपन कैसे लिख के देख सकते हैं, और बिल्कुल उससे भी आंसर आएगा। तो अब यहाँ पे a प्लस बी अपन ने लिख दिया, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी cos का प्लस वाला फॉर्मूला होता है तो बीच मतलब उसके फॉर्मूला में माइनस आता है, तो यानी कि cos a cos b माइनस sin a sin b इसका फॉर्मूला होगा। तो cos a cos थीटा, यहाँ पे a और b दोनों के दोनों थीटा है, तो cos a cos b, यहाँ पे एक और बार cos थीटा माइनस sin a sin b, तो sin थीटा दो बार, ऐसे हो गया। तो ये क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दो cos है दो sin है, तो यही चीज आ गई यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब ये जो चीज लिखी है ये कुछ भी नहीं, इन्हीं का डिडक्शन है। अपन ने थोड़ी देर पहले एक आइडेंटिटी पढ़ी, उसका नाम क्या था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मैं यहां पे लिखता हूं उस आइडेंटिटी को, ये एक आइडेंटिटी थी अपनी। तो अब इसमें क्या है, यहां पे अपना क्या आ रहा था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या अपन साइन स्क्वायर थीटा को कुछ और लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहां पे अपन क्या कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखो, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। तो क्या अपन ने ये आंसर को अप्रोच कर लिया। इसी तरह से अगर मैं cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूं और मैं उसको यहां पे रिप्लेस कर दूं, तो क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो वो ये वाली चीज आ गई। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री में अपन ऐसे वैल्यूज निकाल सकते हैं इक्वेशंस को बैलेंस करके। तो पहले आप इतनी चीज नोट करो और फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला कैसे निकलता है। जब अपन ने sin 2 थीटा और cos 2 थीटा निकाल लिया, तो अब आप थोड़ी देर सोचिए कि अपन tan 2 थीटा का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इतनी चीज आप लोग नोट करिए। तो अब अपन tan 2 थीटा का फॉर्मूला निकालना सीखते हैं कि tan 2 थीटा कैसे निकलेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को वैसे इतना जितना अभी तक अपन पढ़ा रहे हैं, या फिर सब ऊपर से जा रहा है, आ रहा है समझ में? चलो बढ़िया है। तो अब यह फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, tan 2 थीटा, इसको कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहली चीज तो वही tan थीटा है, यहां पे थीटा की जगह क्या आ गया 2 थीटा, तो इससे अपना फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है और हमेशा रहेगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अपने पास साइन 2 थीटा अपॉन कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे साइन 2 थीटा बाय कॉस 2 थीटा, इतनी चीज अपन ने लिख दी। अब साइन 2 थीटा का अपने को फॉर्मूला पता है क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अब अपने को पहले तो ये वाला फॉर्मूला डालना है, साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला वहां पे डालना है, और उसके बाद अपन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो अपना अपन इस फॉर्मूले पे अचीव कर जाएंगे। तो देखते हैं अपन कैसे करेंगे। यहां पे मैंने लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय, और मैंने कहा था मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे अपन किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से। तो डिनोमिनेटर में अपने को रखना है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, तो वो क्या होता है अपना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये अपन ने क्या किया,
साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा का फॉर्मूला अपन ने नॉर्मली पुट किया और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अपन ने क्या किया, cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। उससे क्या हुआ, अब देखिए एक से एक cos थीटा कम हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा रह जाएगा। तो साइन बाय cos क्या होता है 10, तो और ये वाले cos से ये वाला cos कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे अपने पास 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या ये अपने पास बच रहा है यहाँ पे? तो यही तो अपना फॉर्मूला था tan 2 थीटा का, यही अपना फॉर्मूला था यहाँ पे। तो आपको समझ में आया ये अपन ने कैसे किया? इससे पहले भी अपन ने कुछ आइडेंटिटीज को किया था, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने की थिंकिंग अपने को जनरेट करनी पड़ेगी, ये प्रैक्टिस से आएगी। आपको एग्जाम में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर आपको रैंडमली सोचना पड़ेगा एट दैट पॉइंट कि कैसे मैं इसमें क्या ऐड करूं, क्या माइनस करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे डिवाइड करूं, ताकि अपन फॉर्मूला को अप्रोच करें। तो अभी अपन क्वेश्चंस इतने ज्यादा डील नहीं कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, इसलिए ही मैं आपको हर फॉर्मूले को डिराइव करके बता रहा हूं ताकि आपकी एक थिंकिंग जनरेट हो। ये डिराइव करने से कुछ भी नहीं होगा, इसको टेक्निक सीखनी पड़ेगी, और ये एक तरीका नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हैं इस फॉर्मूले को अचीव करने के। तो आप लोग को बस केवल थिंकिंग जनरेट करने के लिए मैं ऐसे ड्राइव करा करके बता रहा हूं आपको। तो ये वाली चीज आपको समझ में आई, तो फिर अपन आगे बढ़े। और आगे अब अपने पास क्या चीजें आ रही हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो हाफ एंगल फॉर्मूला भी मतलब याद करने की जरूरत तो ये भी नहीं है आपको, क्यों? क्योंकि भाई इसमें अपन क्या कर सकते हैं, ये है क्या, कुछ सोच में आ रहा है आपको कि अपन इसको कैसे और मतलब मोल्ड कर सकते हैं इस फॉर्मूले को? साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। तो देखो इसको लिखने का तरीका, ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली, अगर मैं यहां से अंडर रूट हटाऊं तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, और ये 2 इधर आ जाएगा अगर मैं इधर से हटाऊं तो इसे। तो ये चीज लिखी हुई है, और इस वाले 1 को भी अगर मैं इधर लेकर के आना चाहूं तो बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यार ये तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया जो अपन ने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था। क्या निकाला था, एक तो अपन ने 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक क्या निकाला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तो सेम चीज आ गई। तो यानी कि कुछ भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, केवल फॉर्मुलेस को इधर से उधर अपन शिफ्ट करते रहते हैं। तो बेसिकली ये है तो क्या था, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, इसको अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, हाफ एंगल फॉर्मूला में। तो ये उसका बेसिक डेरिवेशन हो गया कि ये कैसे इस फॉर्मूले में आके कन्वर्ट हुआ। तो अगर आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला मालूम है तो आप उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। यहां पे भी वही चीज हुई है। तो इधर भी अपन क्या लिख सकते हैं इसको, cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा एंड इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। और cos 2 थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं फिर, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। तो एक बार तो अपने पास ये आ गया और एक बार वो आ गया, तो सेम चीज है, केवल इसको अपन ने इसमें कन्वर्ट किया है। अच्छा, tan थीटा, तो tan थीटा वापस से वही sin थीटा बाय cos थीटा। तो अपन के ये जो फॉर्मूले आए थे sin थीटा और cos थीटा के, अगर अपन इसी को डिवाइड कर दें तो क्या अपने पास ये चीज आ जाएगी? चेक करते हैं अपन। तो ये क्या लिखा हुआ है अपने पास, ये वाली क्वांटिटी डिवाइड बाय दिस क्वांटिटी। तो इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या ये वाली चीज बचेगी। देखिए इसका न्यूमरेटर और उसका न्यूमरेटर, ठीक है। तो काफी इजी है एक तरह से चीजों को समझना यहाँ पे। अगर आपको केवल कुछ इनिशियल पार्ट पता हो, बेसिक पता हो ट्रिग्नोमेट्री का, तो काफी इजी है ट्रिग्नोमेट्री। तो ये क्वेश्चन आया था, इसमें अपने को प्रूव करना है tan a प्लस बी। ऑलरेडी अपन कर चुके हैं tan a प्लस बी को। इसमें अपन ने क्या किया था, अपन ने sin a इज इक्वल्स टू
साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी के फॉर्मेट में अपन ने इसको लिख दिया था, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अपने को पता था, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अपने को पता था, और फिर अपन ने कॉस ए कॉस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, देन वी हैव अचीव दिस क्वेश्चन। ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। इसी तरह से tan a माइनस बी में भी अपन ने क्या किया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो अपन ने साइन चेंज किए थे, और साइन चेंज करके अपन ने क्या कर दिया था, इसको माइनस और इसको माइनस कर दिया था। तो अब साइन a माइनस बी बाय कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, एंड सेम कॉस a कॉस b से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट में, तो अपने को ये वाला जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। ये भी अपन ने कर लिया, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देन दिस ऑल्सो वी हैव डन कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी अपन ने अचीव कर लिया है tan 2 थीटा को। इसमें मैं आपको दोबारा से याद दिलाऊं अपन ने कैसे किया था। तो अपन tan 2 थीटा का फॉर्मूला कैलकुलेट करें। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या लिख सकते हैं, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब इसमें क्या है, अपने पास थीटा है a और b भी क्या है थीटा, तो यहां पे अगर मैं इसको थीटा से रिप्लेस कर दूं, जहां जहां पे भी a और b है वहां वहां पे अगर मैं इसको थीटा से रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा, यहां पे आ गया थीटा, यहां पे आ गया थीटा, यहां पे थीटा और यहां पे थीटा, तो क्या बन गया 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या ये चीज आ गई अपने पास, ठीक है, कुछ भी नहीं, अपन ने जो इनिशियल फॉर्मूले याद किए a प्लस बी a माइनस बी वही अपने काम आ रहे हैं आगे। अच्छा, अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स में क्या है, पहले आप इसको ट्राई कीजिए। अपन इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस अपन कर चुके हैं। अपन ने जो सेकंड लेक्चर में जो एग्जांपल्स किए हैं वो इसी से रिलेटेड हैं और काफी इजी है। अपन अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है अपना साइन 74 डिग्री। तो साइन 74 डिग्री को अपन कैसे ब्रेक कर सकते हैं, अपन ने इससे रिलेटेड बहुत सारे पिछले एग्जांपल्स देखे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें अपन ने ऐसे ही एंगल्स फाइंड आउट किए थे, पर उसमें अपन ने कास्ट रूल और टेबल का यूज किया था। अब यहाँ पे भी अपन वो सब चीजें यूटिलाइज कर सकते हैं। आप देखते हैं कैसे। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन ने कुछ मतलब एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें अपन ने वैल्यूज कैलकुलेट करी थी 37 डिग्री और 53 डिग्री पे, साइन कॉस टेन सबकी, सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 37 डिग्री, दैट मीन्स साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी अपन ने पढ़ा था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां पे थीटा क्या है 37 डिग्री, तो मैं थीटा को किससे रिप्लेस कर दूं, 37 से यहां पे, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा, अपने को वैल्यूज पुट करनी है। सो 2 इंटू साइन 37, साइन 37। अच्छा, अगर किसी को याद नहीं हो तो वो अपना यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल बना सकता है अपनी कॉपी में। यहाँ पे 37 था, ये 3 4 5, तो 37 क्या होता है, साइन क्या होता है, p अपॉन h। So this is your p and this is your h. So first is 3/5. Then cos 37. This is your b upon h. So 37 is this. This is your b. So 4/5. आप बस अब इनको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। 3 2 6, 6 4 24. So 24/25 is your answer for this. फिर अगला क्वेश्चन है अपना cos 106 डिग्री। तो यहाँ पे कुछ लग रहा है 53 डिग्री का कुछ मामला आ रहा है यहाँ पे। तो cos 2 इंटू 53 डिग्री, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे थीटा क्या है, 53 है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या यही फॉर्मूला होता है। अब थीटा की जगह अपने को क्या डालना है, 53, तो अपन यहीं पे ही 53 इंसर्ट कर देते हैं। cos स्क्वायर 53, साइन स्क्वायर 53 डिग्री। तो अब cos 53 कितना होता है, वही छोटा सा ट्रायंगल बनाया अपना फटाफट से। यहाँ पे 53, ये 3 4 5, तो cos क्या होता है, b अपॉन h। ये अपन दोबारा इसलिए देखते जा रहे हैं ताकि आपको बार बार पता चलता जाए कि अपन कितना स्मूथली काम कर सकते हैं।
तो 3 बाय कितना होता है b अपॉन h, सो दिस इज योर p एंड दिस इज योर b, सो 3 बाय 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 53, तो p अपॉन h होता है, तो दिस इज योर p 4 बाय 5 होल स्क्वायर। तो अगर इसको अपन ओपन करें तो क्या होगा 9 अपॉन 25 माइनस 16 अपॉन 25, तो कितना हो जाएगा अपने पास 9 माइनस 16 बाय 25, so this will be your minus 7 by 25. ओके, तो इतनी चीजें नोट कीजिए, फिर इसके बाद और क्वेश्चंस अपन देखते हैं। तो अब इसके बाद और अपने क्वेश्चंस हैं, यहां पे लिखा हुआ है साइन 15 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री क्या अपन ने अपनी जो टेबल पढ़ी थी उसमें क्या क्या वैल्यूज थी, 0, 30 डिग्री, 60, 45, 90, कहीं भी 15 तो था नहीं। तो अपन इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। क्या इसका मतलब भी साइन 15 आ रहा है, हो रहा है। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं अपन उसके बाद, अब अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते साइन 45 माइनस साइन 30, वो चीज गलत होगी। अब ये क्या हो गया, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था अपने पास, साइन a कॉस b प्लस माइनस कॉस a साइन b, ये फॉर्मूला था अपना साइन a माइनस बी का। तो इसी में अगर अपन वैल्यूज पुट कर दें तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पे a क्या है 45 और ये क्या है b है, तो बस वैल्यू पुट करनी है। साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 30 डिग्री। अब यहां पे आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं होगा कि अपन बार बार टेबल पे जाएं और देखें, और अपने को टेबल अवेलेबल भी नहीं होगी एग्जाम में। तो साइन 45 कितना होता है 1 बाय रूट 2, साइन 30 कितना होता है रूट 3 बाय 2, माइनस कॉस 45 1 बाय रूट 2 और साइन 30 हाफ। तो अब यहां पे क्या अपन देख रहे हैं, एलसीएम क्या ले सकते हैं, 2 रूट 2 अपन एक एलसीएम ले सकते हैं। तो अगर मैं 2 रूट 2 एलसीएम ले लूं तो मेरे पास ऊपर क्या बचेगा रूट 3 माइनस 1, तो ये आपका आंसर हो गया इसका। अगर आपसे कोई भी पूछे कि साइन 15 की वैल्यू क्या होती है तो आप बता सकते हैं रूट 3 माइनस 1 बाय 2 रूट 2। और अगर इसको और ज्यादा कैलकुलेट करना है तो बिल्कुल अपन वो भी कर सकते हैं, रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73 एंड रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। तो अगर आप वैसे भी इतना ज्यादा डिटेल में जाके कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप यहां पे भी आंसर छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो ये तो हो गया साइन 15, इतनी चीज आप नोट करो, फिर अपन कॉस 75 करते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया इतना, तो अब अपन पढ़ते हैं cos 75। तो cos 75 डिग्री को कैसे लिख सकता हूं मैं, cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, इसको मैं इस तरह से ब्रेक कर सकता हूं। अब यहां पे किसका फॉर्मूला बन रहा है, cos a प्लस बी का। cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस ऑफ साइन a साइन b। माइनस ऑफ साइन ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पे a क्या है आपका 45 डिग्री और b क्या है आपका 30 डिग्री। तो a की जगह 45 पुट करते हैं और b की जगह 30 डिग्री पुट करते हैं। cos 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ 30 डिग्री माइनस साइन ऑफ 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 30 डिग्री। तो अब cos 45 कितना होता है 1 बाय रूट 2, ये टिप्स में होनी चाहिए सारी वैल्यूज। cos 30 कितना होता है
√3/2 minus sin 45 1/√2 and multiply by half. So here also we can take the LCM as 2√2 और ऊपर क्या बचा √3 minus 1. So this will be your answer. For the value of cos 75, this will be your answer. Here also you can put the value of √3 as 1.73 and √2 as 1.414. Okay. So after this question, you please note down whatever it is written on the board, and after this we are going to start our section C, which is coordinate geometry. अच्छा, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आप लोग पूछेंगे कि भाई फिजिक्स में इतना क्या रोल है, तो ऐसा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के पीछे अपना रीजन है कुछ स्ट्रेट लाइंस के बारे में जानना, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस होती है उनके ग्राफ जो जनरेट होते हैं, क्योंकि अपना जो पहला मेन टॉपिक आएगा फिजिक्स का होगा काइनेमेटिक्स. उसके अंदर कुछ इक्वेशंस होंगी, कुछ ग्राफ बनेंगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम के, तो वहां पे पोजीशन भी उसमें इन्वॉल्व होगी बिल्कुल. तो वहां पे आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए, स्लोप का आइडिया एक होना चाहिए. स्लोप आई थिंक दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू पीपल. तो अपन सीखेंगे कि स्लोप कैसे निकालते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स कैसे मार्क करते हैं आपको ऑलरेडी आता ही है, XY प्लेन में 2D प्लेन जिसको अपन बोलते हैं. तो आप इतनी चीजें नोट करो और फिर अब अपन इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे. तो नोट कर लिया आप लोगों ने इतना पार्ट. सेक्शन C स्टार्ट कर रहे हैं अपन. काफी इजी है, केवल अपने को लाइंस की इक्वेशन निकालना आना चाहिए. तो ये बहुत ज्यादा थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है, ये आप लोग पढ़ें. मैं आपको जो बेसिक चीज है वो बताता हूं. ये अपना x और y जो एक डायरेक्शन निकले हुए हैं, इनको अपन बोलते हैं एक्सिस. ठीक है, इनको अपन क्या बोलते हैं, एक्सिस. ये अपना y एक्सिस हो गया और ये अपना x एक्सिस हो गया. ये x और ये y. जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये होता है अपना ओरिजिन. ओरिजिन को अपन 0,0 से स्टार्ट करते हैं, और ये यहाँ पे केवल दो एक्सिस दिख रहे हैं, तो यानी कि दो प्लेन की बात हो रही है, एक एक्स प्लेन और एक वाई प्लेन. अगर अपने पास दो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स और वाई, तो दो प्लेन के अंदर अपन उसका ग्राफ बनाएंगे. एक्स और वाई प्लेन के अंदर 2D प्लेन में अपन उसका ग्राफ बनाएंगे. अगर अपने पास तीन कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई, जेड, देन वो स्पेस वाला चीज होगा, 3D में हो जाएगा. अगर z एक्सिस की बात करूं तो जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा आपका, इस डायरेक्शन में z एक्सिस. तो यहां पे फिलहाल अपन टू कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, x, y. और ओरिजिन, ओरिजिन में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, काइंड ऑफ नोट यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक, कि ओरिजिन जरूरी नहीं है कि यहीं पे ही हो. आप कोई सी भी लोकेशन को ओरिजिन मान सकते हैं, लेकिन फिर सारी कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग होगी, है ना. अगर आपने यहां पे ओरिजिन मान लिया तो यहां से 0, 1, 2, 3 फिर इधर नेगेटिव की चीजें होनी चाहिए. तो ओरिजिन को आप शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. इवन यू कैन शिफ्ट एक्स एक्सिस ऑल्सो. दिस इज यू कैन टेक इट एज अ सेकेंड नोट, कि जरूरी नहीं एक्स एक्सिस ऐसी हो और वाई एक्सिस ऐसी हो. हाँ, कंपल्शन क्या है, अगर आपने एक्स एक्सिस ऐसे ले लिए, दिस इज योर एक्स, देन y शुड बी परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस. तो फिर y एक्सिस ऐसी जाएगी जो कि परपेंडिकुलर होगी कैसे, x के. तो आप एक्सिस का डायरेक्शन किधर भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी आपने एक एक्सिस का डायरेक्शन ले लिया उसके परपेंडिकुलर में दूसरी एक्सिस होगी. एंड इवन फॉर z ऑल्सो, अगर z डायरेक्शन अपने को यहां निकालनी है तो z डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू इट लाइक दिस. ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें थी अपनी कि एक्सिस क्या होती है और उनके अंदर ओरिजिन कैसे होते हैं, कैसे देखा जाता है ओरिजिन्स को, और उनके बारे में अपन ने कुछ नोट पॉइंट लिख लिया. चलिए, तो अब अपन आगे देखते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन एंड इट्स ग्राफ. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अपन ने बहुत मतलब फर्स्ट लेक्चर में एक इक्वेशन देखी थी, x + y = 2. एक इक्वेशन देखी थी अपन ने, और अपन ने क्या किया था, इसके अंदर अपन ने इसके कुछ पॉइंट्स टेबल बनाई थी एक्स और वाई एक्सिस में, और फिर अपन ने ग्राफ जनरेट किया था. उसमें एक स्ट्रेट लाइन आई थी, लेकिन तब अपन ने क्या किया था, केवल स्ट्रेट लाइन बना के छोड़ दिया था. अपन जब लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे तो अपन ने केवल उसका ग्राफ बना के छोड़ दिया था. अपन ने उसके स्लोप के बारे में बात नहीं करी थी, और अपन ने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के बारे में बात नहीं करी थी. तो आज अपन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के बारे में बात करेंगे. इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, y = mx + c. दिस इज द जनरलाइज इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन. तो अब अगर ये लिखा हुआ है तो इसमें m जो होता है आपका, अगर ये इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है y = mx + c, तो इसमें जो m होता है ये आपका होता है क्या, स्लोप.
और जो ये C होता है दिस विल बी कॉल्ड इट एज इंटरसेप्ट। तो अब ये इंटरसेप्ट और स्लोप क्या चीज है भाई, वही एक्सप्लेन करने के लिए अपन ने यहाँ पे एक ग्राफ लगा रखा है। ये कोई भी एक इक्वेशन है, ठीक है, यू कैन अज्यूम इट एज y इज इक्वल टू mx। अब यहाँ पे जो लाइन है इसका जो स्लोप है उसे अपन डिनोट करते हैं m से, और जो इसका इंटरसेप्ट है दिस इज बेसिकली इंटरसेप्ट। ये जो इतनी लाइन है ये इंटरसेप्ट है जिसको मैं c बोल रहा हूं यहाँ पे। तो अब अगर कोई इक्वेशन अगर आपको लिखी हुई है, जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन, ये वही चीज लिखी हुई है कि अगर y इज इक्वल टू mx प्लस सी आपकी एक स्ट्रेट लाइन है तो उसमें m आपकी क्या है, स्लोप है, और c क्या है, एक इंटरसेप्ट है। तो स्लोप का फॉर्मूला, ये एक स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं इस पे अपन आएंगे, पहले अपन एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल के अंदर अपन एक टेबल जनरेट कर सकते हैं और काफी इजी है टेबल जनरेट करना। अगर मैं इसको, ये भी कैसे लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पे इसका जो ग्राफ है वो अपन पहले तो एक अंदाजन बनाते हैं कि अगर इंटरसेप्ट माइनस में है और स्लोप अगर इसकी पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ कैसे आना चाहिए। इसका ग्राफ आना चाहिए कुछ ऐसा, क्योंकि ये इंटरसेप्ट -3 यहां पे है और ये इसकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ आना चाहिए। तो ये मैंने कैसे सोचा, ये थिंकिंग कैसे आई वो अपन जानते हैं अभी। तो पहले अगर मैं x को 0 कर दूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -3, और अगर मैं y को 0 कर दूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +3, और अगर एक बार मैं x को 1 कर दूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -2। तो इन्हीं को ही अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूं, अगर सपोज यही वाला ग्राफ में देखूं तो x इज इक्वल टू 0, मतलब एक कोऑर्डिनेट है 0, -3, तो दिस इज योर 0 एंड दिस इज योर -3। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, 0, -3, देन 3, 0, सो दिस विल बी टेकन एज 1, 2 एंड दिस 3, सो 3, 0 एंड 1, -2, तो 1 ये है और -2 यहां पे, तो कुछ ये वाला पॉइंट होगा वो 1, -2। इस तरह से आपके 3 कोऑर्डिनेट ये आ गए और अपन की एक स्ट्रेट लाइन भी आ गई। सारे के सारे तीनों पॉइंट यहीं पे लाए किए थे, पहला पॉइंट यहां, दूसरा यहां और तीसरा यहां। तो अपन ने ये चीज तो देख ली कि स्ट्रेट लाइन आ गई। अब इसकी स्लोप कैसे अपन कैलकुलेट करें, तो ये जो आपका डिस्टेंस हुआ एक्स एक्सिस के नीचे वाला, ये क्या होता है आपका इंटरसेप्ट c, जो कि कितना है, -3, 1, 2 एंड -3। तो वो अपन कैसे देख सकते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन से भी अपन देख सकते हैं, क्योंकि अपन ने इसको जनरलाइज फॉर्म में डाला हुआ है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये जो -3 ये है क्या, बेसिकली दिस इज योर c। और यहाँ पे स्लोप आपकी कितनी आ रही है, अगर x के साथ कुछ भी नहीं लिखा इसका मतलब क्या है, वहां पे 1, तो यानी कि आपकी स्लोप कितनी आ रही है, 1। m इज इक्वल टू आपका कितना आ रहा है, 1। लेकिन इस स्लोप को कैलकुलेट करने का भी अपने पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को अपन क्या बोलते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला है अपने पास स्लोप का, y2 - y1 बाय x2 - x1। चलिए अब ये आ कैसे रहा है इसको भी अपन देखते हैं एक बार। जैसे मैं, अगर आपका ये पॉइंट मैंने आपको बनाया था और ये आपकी एक लाइन थी, तो अब अपने पास कितने जगह पे हिट आ रहे थे, एक तो ये, एक ये और एक 3 पॉइंट्स थे अपने। यहां पे भी कुछ x1, y1 अपने कोऑर्डिनेट थे, यहाँ पे लेट से x2, y2, और यहाँ पे लेट राइट x3, y3। इस तरह से अपने पास 3 कोऑर्डिनेट आए थे। तो स्लोप निकालने के लिए अपन किन्हीं भी 2 पॉइंट, किन्हीं भी 2 कोऑर्डिनेट के बीच में अगर अपन देखेंगे तो स्लोप जो उनके बीच में, जैसे कि अगर इन दोनों के बीच में मैं स्लोप कैलकुलेट करना चाहूं तो वही स्लोप यहां पे भी आएगी। और मान लीजिए यहां पे और यहां पे कुछ है, इन दोनों के बीच में भी अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो स्लोप सेम ही आएगी। इसको अपन अभी क्रॉस चेक भी करेंगे। तो स्लोप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, m इज इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये जो अपना फॉर्मूला होता है स्लोप का। तो अब यहां पे अपने कोऑर्डिनेट क्या हैं, अगर मैं 3, 0 को x1, y1 मान लूं और इसको x2, y2 मान लूं,
तो अपन इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। अगर मैं इसको x1 y1 और इसको x2 y2 समझ लूं, तो फिर y2 माइनस y1 दैट मीन्स -2 -0 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 दैट इज 1 माइनस 0। तो यहां पे क्या आ गया आपका -2, oh downside you have not 1 minus 0, this is your 1 minus 3, so down you are getting -2, so this will be as 1, so m is equals to 1 you are getting over here। तो अपन ने इक्वेशन से भी देखा था कि अपनी इक्वेशन क्या थी, अपनी इक्वेशन ये थी y इज इक्वल्स टू x माइनस 3, इसको अपन ने किस फॉर्म में लिख लिया था, एक जनरलाइज फॉर्म में y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। यहां से अपन ने m कितना निकाला था 1, केवल इक्वेशन को देख करके। फिर उसके बाद अपन ने जब इसमें स्लोप का फॉर्मूला लगाया, स्लोप से भी अपना कितना है m इज इक्वल्स टू 1। तो ये एक तरीका होता है स्लोप कैलकुलेट करने का, दो कोऑर्डिनेट के, अगर आप उनको दो कोऑर्डिनेट को लेकर के चलेंगे तो अपन y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला लगा के स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तो अपन ऐसी और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। और एग्जांपल्स देखने से भी पहले एक चीज और मैं बताऊं आपको इस डायग्राम से। स्लोप कैलकुलेट करने के लिए अपन को जरूरी नहीं है कि हमेशा कोऑर्डिनेट मिले, अगर अपने को कभी कोऑर्डिनेट नहीं मिलता है तो अपन थीटा से भी उसका स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए था कि आपको ये वाली इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू x माइनस 3, इसका अपन ने ग्राफ भी बना लिया था, ये ऐसे ग्राफ बना लिया था। अगर अपने को कोई यहां पे अगर पता होता कि थीटा कितना है, सपोज पता होता अपने को, तो अपन उससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो जब आपको कोऑर्डिनेट पता थे तब आपने m कितना कैलकुलेट किया था इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए m आपने कैलकुलेट किया था 1। तो अगर आप tan थीटा को 1 के इक्वेट कर दें, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो tan थीटा 1 कब होता है, tan थीटा 1 होता है 45 डिग्री पे। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, और थीटा आपके पास कितना आ गया 45 डिग्री। तो अपन ने क्या किया, स्लोप कैलकुलेट जब अपन ने कर ली तो अपन ने उसका एंगल भी फाइंड आउट कर दिया कि वो जो स्लोप आ रही है वो कितने एंगल पे आ रही है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, देखिए स्लोप का जो एक डेफिनेशन होती है वो कुछ भी नहीं होता, मेजरमेंट ऑफ इंक्लिनेशन होता है कि एक तो इंक्लिनेशन पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है, और जितना भी है तो वो है कितना। अगर सपोज कीजिए कि m यहां पे पॉजिटिव की जगह सपोज माइनस होता, इसी इक्वेशन को मैं चेंज करके ऐसे लिख दूं y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, सपोज अगर मैंने ऐसे लिख दिया, तो उस केस में क्या है, m नेगेटिव हो गया, m माइनस 1 हो गया। अगर m माइनस 1 हो गया तो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया। अब tan थीटा माइनस 1 कब होता है, 135 डिग्री पे, तो यहां पे 45 की जगह क्या आ जाएगा 135 आ जाएगा, और यहां पे भी आंसर क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 135 डिग्री। यानी कि उस केस में जब m माइनस 1 होगा तो स्लोप कैसी होगी, कुछ इस तरह की होगी, और एंगल कैसे बन रहा होगा, ये 135। अभी तो यहां पे इस तरह से एंगल बन रहा था कि 45 आ रहा था, और जब स्लोप माइनस 1 हो गया तब आपका एंगल कितना आ गया 135। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी स्लोप के बारे में, स्ट्रेट लाइन के बारे में। आप लोग इस चीज को नोट कीजिए, फिर अपन एक बार दोबारा से और इस चीज को देखेंगे। तो कुछ बच्चों को तो समझ में आया, कुछ बच्चों ने सोचा कि यार सर ने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा दिया। तो अब एक बार और अपन इसको देखते हैं बहुत ब्रीफ में और थोड़ा सा डिटेल में। और तो क्या बोला था मैंने, ये एक एक्सिस है अपना x और y एक्सिस, 2D प्लेन है, दो कोऑर्डिनेट है अपने पास, दो कोऑर्डिनेट है तो दो प्लेन में ही, मतलब एक प्लेन में ही उसके अपन उसके कोऑर्डिनेट को अरेंज कर सकते हैं। और मैंने कहा था ओरिजिन अपन शिफ्ट कर सकते हैं, एक्सिस अपन शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सिस शिफ्ट करने में क्या है, अगर अपन ने एक्स एक्सिस को अपन ने एक डायरेक्शन दी है तो वाई एक्सिस उसके हमेशा परपेंडिकुलर में होगी। ये एक कोऑर्डिनेट हो गए उसके। तो इसी के अंदर अगर मैं आपको स्लोप के बारे में और देखूं, सपोज एक कोऑर्डिनेट यहां पे कहीं पे आया होता, मैंने उसको x2, y2 नाम दे दिया और इसको x1, y1 दे दिया।
ठीक है, ये भी एक डॉटेड लाइन बना दी, ये भी एक डॉटेड लाइन बना दी, और एक मैंने आपको इक्वेशन दी थी y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। तो अब इक्वेशन मैंने आप एक और चीज बताई थी कि जो स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी कहना गलत है, जो जनरलाइज फॉर्म होता है इक्वेशन को लिखने का, वो क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज द जनरलाइज फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये इक्वेशन को आपको कंपेयर करना था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। m क्या होती है, अपनी स्लोप होती है, और c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। तो अगर ये ग्राफ इसका बन रहा है, m यहाँ पे क्या है, 1 है, पॉजिटिव है, और c क्या है, नेगेटिव है, और c कहां पे होता है, हमेशा y एक्सिस पे होता है, -1, -2 एंड -3। तो यार स्लोप आपकी ऐसी कुछ आ रही होगी, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, m आपका कितना हो गया, 1, और इंटरसेप्ट आपका कितना हो गया, 3, जो कि ये है c। ये चीजें अपन ने देखी थी। फिर अपन ने आगे देखा क्या कि स्लोप का फॉर्मूला भी होता है, और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो उसमें क्या किया अपन ने, ये वाले जो ग्राफ में मान लीजिए आपके 2 पॉइंट है, अगर सपोज ये पॉइंट और भी आगे बड़ा होता, यहां पे भी होता, और यहां पे भी कोई पॉइंट होता, यहां पे भी कोई पॉइंट होता, इसको मैं x3 y4, और इसको मैं कर देता हूं x4 y4, और ये x3 y3। ठीक, इस तरह से मान लीजिए आपके पॉइंट्स और लगे हुए हैं। तो स्लोप निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि जो स्लोप यहां पे आ रही हो तो यहां पे चेंज हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। यू कैन राइट डाउन एज अ नोट इन योर कॉपी कि जो 2 कोऑर्डिनेट के बीच में स्लोप आएगी, वही बाकी के कोऑर्डिनेट के बीच में भी सेम स्लोप आएगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, ना प्लस का ना माइनस का, छोटा सा भी अंतर नहीं आएगा, एज इट इज वो की हुई आएगी। तो ये चीज थी एक तो स्लोप के बारे में। फिर अपन ने फॉर्मूला देखा, और ये m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 किसके बराबर होता है, थीटा के। क्योंकि आपको ये तो पता चल गया कि स्लोप कितनी आ रही है, लेकिन जो स्लोप की बेसिक डेफिनेशन होती है वो क्या कहती है कि इट इज द मेजर ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एन एंगल। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि अगर स्लोप अपनी पॉजिटिव या नेगेटिव आ रही तो कितने एंगल पे है। एंगल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, उसको tan थीटा के इक्वेट कर देंगे, और अपना थीटा डिग्री अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, स्ट्रेट लाइन के बारे में पता करने की, स्लोप के बारे में पता करने की, और इतनी डिटेल अपनी सफिशिएंट है, इससे ज्यादा अपने को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये वही ग्राफ है जिसको मैंने एक्सटेंड किया था, ये x1, y1, y2, y1। If you want to calculate the slope between them, you can use these coordinates, and obviously you can calculate theta also by using tan theta, equating tan theta equal to your slope. So yes, you can see over here the slope of a line is a quantitative measure of inclination. केवल inclination बताने के लिए अपन slope का यूज करते हैं। इसका काफी यूज है काइनेमेटिक्स में, जो कि अपन देखेंगे आगे। इस क्वेश्चन को अपन ने कर ही लिया था, ग्राफ वगैरह ड्रॉ करके, आपको ग्राफ ड्रॉ करना भी इसमें आ गया था। अपन ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चंस देखेंगे इसके आगे कि कैसे उनमें अपन आगे स्लोप और चीजें कैलकुलेट करेंगे। तो अब अपन कुछ वेरिएशन देखते हैं स्लोप्स के बीच में। ये जैसे पहला डायग्राम आपको यहां पे लगा हुआ है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस डायग्राम को देख करके आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है, तो क्या आप बता सकते हैं? भाई बिल्कुल बता सकते हैं। अपने को थोड़ी सी अपनी थिंकिंग जनरेट करनी है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट अपन ले ही इसलिए रहे ताकि अपनी थिंकिंग जनरेट हो। तो पहले तो आप ये बताओ इसका सी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सी मींस इंटरसेप्ट, इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये सी को कहां पे कट कर रहा है? एक्स के नीचे, तो यानी कि ये क्या हो गया, सी इसका नेगेटिव। अच्छा, स्लोप जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? भाई स्लोप तो यार पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो ये इस तरह से आ रही है, तो यानी कि m क्या हो गया इसका, पॉजिटिव। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी इक्वेशन हो गई है। क्यों? क्योंकि m तो इसका पॉजिटिव और c क्या है, नेगेटिव हो गया है। और स्लोप का भी जो होता है एंगल, वो x से अपन देखते हैं। तो यहां पे अपने को जो स्लोप है वो क्या दिख रही है, पॉजिटिव दिख रही है। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां पे, m पॉजिटिव एंड c नेगेटिव, ठीक है। फिर अपन एक और ग्राफ देखते हैं यहां पे। इस ग्राफ में क्या हो रहा है, फिर से वही थिंकिंग जनरेट करनी पड़ेगी। m कैसी है यहां पे, m तो पॉजिटिव है, क्या c पॉजिटिव है नेगेटिव है? c क्या होता है, इंटरसेप्ट। अब x के ऊपर वाले पार्ट को जहां पे लाइन कट कर रही होगी, तो यहां पे कट कर रही है, इस केस में c यहां पे हो गया।
तो यहां पे m भी क्या है पॉजिटिव और c भी क्या है पॉजिटिव, ठीक है। फिर अगला ग्राफ देखते हैं अपन। इस ग्राफ में क्या हो रहा है, अब यहां पे जो एंगल है क्या वो 90 डिग्री क्रॉस कर रहा है, जो एंगल यहां से बन रहा है बिल्कुल हाँ वो चीज क्रॉस कर रही है। अब 1090 10-0 कुछ थिंकिंग लगा पा रहे हैं अपन कि 90 डिग्री क्रॉस हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहां पे स्लोप तो कैसी हो गई नेगेटिव, लेकिन जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव साइड में वाई के पॉजिटिव उसमें कट हो रहा है, एक्स के ऊपर कट हो रहा है जो कि यहां पे है। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, इसका सी कैसा है पॉजिटिव और एम कैसा है नेगेटिव, तो वो वाली चीज यहां पे अपन ने देख ली। फिर एक और ग्राफ अपन देखते हैं। हाँ, इससे अपने को कुछ भी नहीं, केवल स्लोप्स के डिफरेंट मोड्स पता चल रहे हैं कि स्लोप कैसे कैसे बन सकती है। अब यहां पे क्या हो रहा है, इंटरसेप्ट तो एक्स डायरेक्शन के नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे है, ये अपना पार्ट हो गया सी। और स्लोप कैसी है, जो एंगल बन रहा है वो ज्यादा है 90 से, तो ये कैसी होगी स्लोप नेगेटिव, तो आपका स्लोप भी नेगेटिव हो गया और एम भी नेगेटिव और सी भी नेगेटिव। तो अगर इनकी इक्वेशन आपको लिखनी हो तो बड़े आसानी से आप लिख सकते हैं। यहां पे एम पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी एम एक्स माइनस सी। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। इसकी इक्वेशन क्या होगी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और इसकी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अपन ने इस तरह से देख ली। तो अगर अब कोई भी इक्वेशन आगे जाकर के दिखेगी, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे अगर ऐसा लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस सी, अगर ये इक्वेशन लिखी हुई है तो इसका ग्राफ कैसा होगा। तो अब इसमें आप क्या चीजें नोटिस करेंगे, m और c, इसमें m क्या है ये और c क्या है ये, तो m भी नेगेटिव है c भी नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा। जहां पे आप देखिए इनमें से कौन सा ग्राफ है जिसमें m भी नेगेटिव है c भी नेगेटिव है, वो ये वाला ग्राफ है। तो यानी कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स कुछ और होंगे लेकिन ऑलमोस्ट इसके जैसा दिखता हुआ इसका ग्राफ होगा। तो ये 4 ग्राफ थे, इसके अलावा और 3 ग्राफ अपन देखते हैं। सोचिए अब इसमें क्या हो रहा है, अगर ऐसा ग्राफ आपको दिया हुआ, क्योंकि क्वेश्चन तो दोनों तरह से बनते हैं, इक्वेशन देकर के वो आपसे स्लोप पूछ लेंगे, इसकी स्लोप कैलकुलेट करो, या फिर डायग्राम में वो आपको स्लोप दे देंगे और आपसे इक्वेशन मांगेंगे। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे m और c की बात अपन कैसे करेंगे, यहां तो कोई कोऑर्डिनेट ही नहीं दिख रही, केवल ले दे करके ना ये केवल x एक्सिस को कट कर रहा है, तो यानी कि इसका इंटरसेप्ट तो क्या है 0, और स्लोप कैसी हो गई माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी इसकी स्लोप होगी, और c कैसा हो गया इसका 0, इंटरसेप्ट 0। उसके अलावा एक और, अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपको एक लाइन दे दी है जो कि किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। यहां पे एक जो लाइन थी वो वाई एक्सिस के पैरेलल में थी। तो अब यहां पे आपका इंटरसेप्ट तो क्या हो रहा है, एक्स के नीचे जो जितना भी ये वाला स्पेस है ये क्या हो गया आपका इंटरसेप्ट हो गया, तो इंटरसेप्ट तो कैसा हो गया नेगेटिव, और स्लोप 0, ठीक है। अगर स्लोप इस तरह से एक्स के पैरेलल में जब भी एक लाइन आ जाएगी तो वहां पे स्लोप क्या होगी 0, क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल ही नहीं बन रहा ना, यहाँ पे थीटा क्या है आपका 0 है। स्लोप जब भी होती है तब तक कोई ना कोई थीटा होता है, चाहे थीटा इक्वल टू 1 डिग्री होगा लेकिन तो वहां पे स्लोप एग्जिस्ट करेगी, लेकिन अगर थीटा इक्वल टू 0 है, कोई एंगल ही नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो वहां पे कोई स्लोप नहीं होती। तो यहां पे क्या है आपका m 0 है और स्लोप इंटरसेप्ट कैसा है नेगेटिव है। एक फाइनल और देख लेते हैं अपन इसमें, एक फाइनल वेरिएशन। अब यहां पे क्या किया, इसको इंटरसेप्ट को नीचे से उठा के अपन ने कहा कर दिया ऊपर, तो यहां पे कितना सा फर्क पड़ा, केवल अपना इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव हो गया और स्लोप कैसी है 0 की 0 है, क्योंकि यहां पे भी कोई एंगल नहीं बन रहा है। तो m इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू प्लस, मीन्स पॉजिटिव, c इज योर पॉजिटिव साइड। तो ये मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे आपको कुछ आइडिया लगे कि अभी तक अपन ने जितना भी चीज देखी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो आपको समझ में आई है क्या नहीं आई है। तो अब जैसे यहां पे इक्वेशन लिखी हुई है y बाय एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3, तो पहले तो अपन को इसको जनरलाइज फॉर्म में लाना पड़ेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, और वो ला करके अपने को इसके ग्राफ बनाने पड़ेंगे, और फिर अपने को पता चलेगा कि भैया इसमें स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर डायरेक्टली अपन इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में कन्वर्ट करें और इसका एक जनरलाइज ग्राफ बना दे। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन, कुछ आइडिया। यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं y प्लस 2x
इक्वल्स टू 3x, तो y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2x कितना हो गया x, y इज इक्वल टू x एक इक्वेशन आई। अब आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। यार यहाँ पे तो c तो 0 हो गया क्योंकि c में तो कुछ आया नहीं, और m यहाँ पे कितना है 1, क्योंकि x से क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है 1, तो यहाँ पे m तो कितना आ गया 1 और c क्या है आपका 0। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एनी आइडिया? इसका ग्राफ बनेगा m इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स इट इज हैविंग सम और द अदर एंगल एंड c इज इक्वल टू 0, सो इट विल पास फ्रॉम 0। ठीक है, ये y इज इक्वल टू एक्स की इक्वेशन हो गई, जिसमें आपका ये जो c है वो 0 से पास हो रहा है, यानी कि ओरिजिन से पास हो रहा है, क्योंकि c तो कुछ है ही नहीं, लेकिन स्लोप कुछ ना कुछ है, और स्लोप कितना आया था 1 आया था। m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1 पे tan थीटा कितना होगा 45 डिग्री, दैट मीन्स जो ये एंगल है ये कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे अपन ने पहला क्वेश्चन किया। आई होप आप लोगों की थिंकिंग जनरेट हुई है कि मैंने ये कैसे किया, m कैसे आया अपना 1, c कैसे 0 हुआ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन और फिर मैं इसको रब करूंगा, तो आप पहले इतनी चीज नोट करो, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं। तो कर लिया इतना नोट। अगला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, पहले इसको भी अपने को स्ट्रेट लाइन के जनरलाइज फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जो कि क्या होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहां पे लिखा मैंने y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 5, माइनस एक्स प्लस 5। अब यहां पे क्या हो रहा है, अब यहां पे इस इक्वेशन को अगर अपन देखें तो m कितना आ रहा है अपना -1 और c कितना है +5, सो m इज आवर -1 एंड c इक्वल टू 5। तो m तो नेगेटिव है और c पॉजिटिव है। ये वाला केस अपन ऑलरेडी देख चुके हैं जब अपन ने बहुत सारे वेरिएशंस देखे थे स्लोप के। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये x एक्सिस हो गया आपका और ये y एक्सिस हो गया। अब आपको इसके अंदर अपना ग्राफ ड्रॉ करना है, तो m नेगेटिव है और c पॉजिटिव है। तो m अगर नेगेटिव है और c पॉजिटिव है तो कुछ इस तरह का बनेगा। ये आपका क्या है c, और यहां पे कुछ 5 होगा, और ये आपका m क्या हो गया नेगेटिव। कुछ इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। आई होप कि सबको इस क्वेश्चन की थिंकिंग जनरेट हो रही है इस क्वेश्चन से, कि कैसे m पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, कैसे c आ रहा है। तो अब इसके अंदर भी आप सोच सकते हैं, m अगर आपका -1 आ रहा है तो tan थीटा कितना होगा, थीटा इज इक्वल्स टू 135 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2। अच्छा चलो अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक बार आपको एक और चीज क्रॉस चेक कराऊं कि अपन ने तो निकाल लिया m इज इक्वल्स टू -1, और आप लोगों ने बोला कि सर आपने तो इतना बड़ा फॉर्मूला बताया था y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ऐसे आप स्लोप कैलकुलेट करना। तो भाई बताया तो था, लेकिन ये क्या है, लेंथी प्रोसीजर है, और ये क्या है अपना बिल्कुल फास्ट वे में निकालने वाला तरीका है। तो अब अपन फिर भी एक बार इससे भी करके देखते हैं कि यार जो अपन इससे निकालते और इससे निकालते दोनों में कोई अंतर तो नहीं है। तो इसके लिए क्या अपने को एक टेबल जनरेट करनी पड़ेगी। टेबल अपन यहां पे बना लेते हैं x y इस इक्वेशन के लिए, है ना। अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो y कितना आएगा 5, और अगर मैं y को 0 पुट करूंगा तो x कितना आएगा -5, और अगर x को मैं 1 पुट करूं तो y कितना आ रहा है +4। तो ऐसा अपन एक ग्राफ बना लेते हैं यहां पे। ठीक है, इसी ग्राफ को एडिट कर देता हूं मैं थोड़ा सा। तो जब अपन 0 है तो y कितना है 5, तो x0 1 2 3 4 5, यहां पे कुछ एक पॉइंट आ रहा है। दूसरा जब x -5 है तो y कितना है 0 है, तो x का नेगेटिव डायरेक्शन कुछ इधर की तरफ होगा, -5 यहां पे है और 0 यहां पे है, तो एक ये हो सकता है अपना पॉइंट। और उसके बाद क्या है, जब x 1 है तो y कितना है 4 है, तो 1 2 3 4, तो x1 और y कितना बताया इन्होंने 4, तो 1 2 3 4, एक लाइन कुछ ये आ गई। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, जब अपन ने x को y को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ रही है +5 आ रही है ना। तो यानी कि ये वाला तो कोई पॉइंट होगा ही नहीं, एक पॉइंट और आ जाएगा जो कि कहां होगा, यहां पे होगा। तो इस तरह से अपनी एक
लाइन आ रही है, तो यहाँ पे अपना m क्या आ रहा है नेगेटिव, और c अपना कितना आ रहा है -5। ठीक है, ये कितना है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये चीज हो रही है अपनी, सॉरी +5 आ रहा है, इंटरसेप्ट x डायरेक्शन के ऊपर है तो +5 अपना इंटरसेप्ट है, और स्लोप अपनी कैसी है यहाँ पे नेगेटिव है। तो अब अपन कोऑर्डिनेट यहाँ पे मार्क करते हैं ताकि अपन इस फॉर्मूले को यूटिलाइजेशन इसका अपन कर सके, है ना। तो इस फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन अपने को करना है, तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पे कोऑर्डिनेट मार्क करेंगे। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट अपना कितना हो गया 0,5। दिस इज आवर 0,5 एंड दिस कोऑर्डिनेट इज आवर 1,4 एंड देन आवर कोऑर्डिनेट इज 5,0। ये अपने कोऑर्डिनेट हैं। ठीक है, अब अपन किसी को भी x1 x2 y1 y2 अपन मान सकते हैं। तो लेट सपोज कि मैं शुरुआत के दो की बात कर रहा हूं। ठीक है, ऊपर वाले 0,5 को मैंने मान लिया x1, y1 और 1,4 को मान लिया x2, y2। तो x2, y2, so 4 - 5 over here and down again write 1 - 0। तो ये अपना कितना आ गया -1। तो बिल्कुल यार जो अपन ने यहां से इक्वेशन में से देखा था, इसकी इक्वेशन का y = -x + 5, तो यहाँ पे अपनी स्लोप कितनी आ रही थी -1। इस फॉर्मूले से भी अपनी स्लोप कितनी आ रही है -1। तो इस तरह से अपन चीजें क्रॉस चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है अपना y = 3x - 2। अब अपन ये करते हैं, पहले आप इतनी चीजें नोट कीजिए। तो अब अपन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, उसके बाद अपन अपने आप को बिल्कुल कह सकते हैं प्राउडली कि हाँ भाई हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन और स्लोप के बारे में सारा आइडिया लग चुका है। वरना बहुत से बच्चे तो उनसे बोल दो कि स्लोप क्या होती है तो एकदम से घबरा जाते हैं कि यार स्लोप निकालना नहीं आता। कितना आसान है स्लोप निकालना। तो y = 3x - 2, इससे आसान इक्वेशन तो कोई हो ही नहीं सकती। इसमें तो सब चीजें यहाँ पे लिख करके दे दी है। इसमें m कितना है 3 और c कितना है -2। तो क्या हो रहा है, m = तो क्या है पॉजिटिव और c क्या है अपना नेगेटिव। अगर c नेगेटिव है तो यानी कि x डायरेक्शन के x एक्सिस के नीचे होगा, और m पॉजिटिव है तो ठीक है। इसकी इक्वेशन कैसे आएगी, कुछ इस तरह से, और ये -2 पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो ये तो आपका हो गया c और ये होगी आपकी m = 3। अभी भी अगर किसी को डाउट है कि m3 डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं तो बिल्कुल आप एक टेबल बनाइए x और y की। एक बार x को 0 पुट करिए, एक बार y को 0 पुट करिए, उसके बाद 1 2 कुछ भी आप वैल्यूज डाल करके इसको प्लॉट करें। आपका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। कोई से भी दो कोऑर्डिनेट के बीच में आप y2 - y1 / x2 - x1 का फॉर्मूला लगाइए, आपकी स्लोप 3 आएगी। ठीक है, तो इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन है, और इसको मैं चाहूंगा कि आप पहले तो ये डायग्राम बनाएं इस क्वेश्चन का, और इसको समझने की कोशिश करें कि इसमें क्या हो रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या किया अपन ने, एक पैरेललोग्राम है ABCD। इस ABCD पैरेललोग्राम में अपन ने कोऑर्डिनेट्स मार्क कर दी, जो अपन अभी तक एक इक्वेशन से कोऑर्डिनेट मार्क कर रहे थे। यहाँ पे एक ऑलरेडी एक बना बनाया ग्राफ अपने को दे दिया जिसमें कोऑर्डिनेट मार्क करे हुए हैं, और अपने से वो लाइन की इक्वेशन मांग रहा है। तो ये तो बहुत इजी हो गया। मतलब अपन ने तीनों फॉर्मेट देख लिए कि अगर अपने को स्लोप दी हुई हो, मतलब अपने को इक्वेशन दी हुई हो तो अपन उससे स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। अगर अपने को ग्राफ दिया हुआ हो तो अपन इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये उसी तरह का पैटर्न है। यहाँ पे अपने को कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं और अपने को इक्वेशन निकालनी है हर लाइन की। तो पहला है इक्वेशन ऑफ साइड AB, यानी कि वो इस लाइन की बात कर रहा है AB की। तो सबसे पहले अपन स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप कैसे निकलेगी, m = y2 - y1 / x2 - x1। तो अगर मैं इसको x1 y1 कह लूं, इसको x2 y2 कह लूं, तो दिस इज आवर y2 0 - 1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, सो -2 - 0। तो ये m यहां से आपका कितना आ गया, हाफ। ठीक है, और c ये क्या है आपका इंटरसेप्ट। तो यहां पे इंटरसेप्ट कितना आ रहा है 1, और यहां पे कितना आ रहा है -1। तो c कितना आ गया 1। अगर m हाफ है और c 1 है तो अपन एक इक्वेशन लिख सकते हैं, y = half x मीन्स x/2 + 1। तो 2y = x + 2। ये इक्वेशन हो रही है अपनी 2y = x + 2। तो कौन सी हो गई है
2y इज इक्वल माइनस एक्स को अपन उधर लेके जा सकते हैं, तो 2y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 और 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट साइड है अपनी कौन सी, इक्वेशन ऑफ लाइन BC, यानी कि अब इस वाली लाइन का करना है, ये वाली लाइन हो चुकी है। तो इसमें भी सेम अपने को x1 y1 कोऑर्डिनेट मार्क करने हैं और अपन यहां पे भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको लिखूं 0 -1 बाय 2 - 0, तो इसका कितना आ गया स्लोप -½ ठीक है। अपने को दिख भी रहा है, ये वाली स्लोप पॉजिटिव थी तो सही दिख भी रही थी, इसमें थीटा कम था, यहाँ पे थीटा बढ़ा हुआ दिख रहा है अपने को, स्लोप नेगेटिव है तो। और c इसका कितना है, c तो पॉजिटिव 1 ही है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू x/2 माइनस c। तो माइनस c की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, c अपना कितना आया है 1, ठीक है। तो 2y इज इक्वल्स टू x माइनस 2, तो कौन सी इक्वेशन हो गई है, 2y इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, ठीक है। 2y और x इधर है ही सही। Oh, actually this is our positive. See, intercept is positive, so we have to take it as +1. So 2y is equals to x plus 2. This is our option 2. फिर अगला अपने को लाइन कौन सी निकालनी है, CD। CD लाइन के लिए कौन सी, ये वाली लाइन के लिए अब अपन बात करेंगे सेम। इसमें भी अपन स्लोप निकालेंगे और इसमें जब अपन स्लोप निकालेंगे तो स्लोप कितनी आएगी, -1 - 0 बाय 0 - 2। सो दिस विल बी योर पॉजिटिव। तो इस तरफ आ रही है तो स्लोप तो पॉजिटिव होगी, दिख ही रहा है अपने को। और c कितना होगा, -1, तो इसकी इक्वेशन कितनी आ जाएगी, 2y, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पे, 2y इज इक्वल्स टू x - 2। सो कौन सी होगी आपकी ये, 2y इज इक्वल्स टू -2 प्लस x, ठीक है। ये वाली इक्वेशन आपकी आएगी, -x जब उधर जाएगा तो +x हो जाएगा, तो ये वाली इक्वेशन आपकी आ जाएगी। और इसके बाद अपनी लास्ट रहती है फिर AD लाइन। इस लाइन को भी अपन ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। अब इसके अंदर स्लोप तो नेगेटिव आएगी सही, और स्लोप नेगेटिव आएगी, सेम प्रोसीजर इसमें अपनाएंगे तो अपनी कौन सी लाइन आ जाएगी, 2y + x इक्वल्स टू -2। कैलकुलेट करने के लिए अपन देख लेते हैं, -1 - 0 डिवाइड बाय 0 माइनस ऑफ -2, सो 0 + 2 इक्वल्स टू -½ दिस इज योर m एंड c विल बी योर -1। तो इसमें आपकी इक्वेशन ये 2y + x इक्वल्स टू -2 आ जाएगी, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, अपन ने हर तरह के पैटर्न देखे यहाँ पे स्लोप से रिलेटेड। तो अपन ने आज जितनी चीजें पढ़ी हैं, एक बार पहले अपन उतनी चीजों को समराइज करते हैं। अपन ने पूरा जो भी सेक्शन सी में पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अपन ने स्टार्ट किया था सेक्शन सी से भी पहले अपन ने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखी थी, जो कि पाइथागोरस आइडेंटिटीज भी अपन जिसे कहते हैं, अपन ने उनको डेराइव किया था। 3 आइडेंटिटीज थी वो, उनको डेराइव करने के बाद अपन ने कुछ फॉर्मुलेस देखे ट्रिग्नोमेट्री के, कुछ और अपन ने एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। तो इन चीजों के बाद अपन ने फिर सेक्शन सी पे मूव ऑन किया। वहां पे अपन ने स्लोप निकालना देखा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का फॉर्मेट देखा, स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरिएशंस ऑफ स्लोप देखे कि हर एंगल पे स्लोप कैसे चेंज होती है, कहां पे इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, कहां पे नेगेटिव है, उससे रिलेटेड अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स देखे। और ये अपना लास्ट एग्जाम्पल था। अब इसके बाद अपन आगे मूव करते हैं अपने सेक्शन डी पे, जो कि क्या है, फंक्शन। और फंक्शन में अपन कुछ चीजें देखेंगे रेंज और डोमेन के बारे में, और कैसे मतलब कोई भी इक्वेशन को अपन एज अ फंक्शन ट्रीट करते हैं। जैसे अगर आपके सामने लिखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स इज ऑल्सो अ फंक्शन, ठीक है। अगर आपके सामने में कोई, अभी अपन जब स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे एक्चुअल में सारी की सारी चीजें। तो put another topic in your notebook as section D and function. So we'll start it with the definition of function. तो फंक्शन के बारे में अपन को अब देखना है, फंक्शन और उससे रिलेटेड कुछ ग्राफ। तो अब अपन इसमें क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन को एज अ फंक्शन मानेंगे, क्योंकि अपन फंक्शन की भी अपने को ज्यादा डिटेल में नहीं आना, केवल अपने को समझना है कि फंक्शन और उसका कंसेप्ट होता क्या है। तो फंक्शन होता क्या है, बेसिकली ये सेटअप होता है फंक्शन का कि इफ यू इनपुट समथिंग देन इट विल गिव यू एन अनदर आउटपुट, ठीक है। तो
सीधे शब्दों में तो यही होता है कि अपन यहां से कुछ ना कुछ इनपुट करते जाएं और अपने को कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता जाए। अगर जैसे एक इक्वेशन लिखी हुई है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, और इसी इक्वेशन में अगर ये हो जाए एफ ऑफ पाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, ठीक है, एफ ऑफ पाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और ये वाली चीज, तो अब अपने को क्या करना है, एक्स की जगह अपन क्या रिप्लेस कर देंगे, पाई, तो ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस 1। यहां पे अगर मैं एक्स की जगह कर दूं 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, एक्स की जगह वो चीज चेंज होती जाएगी। इसके अपन और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। अगर यहां पे लिखा हुआ हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 1, तो अब अगर आपसे कोई बोले कि एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करो, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1, सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 प्लस 1, दिस विल बी योर 13, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, फंक्शन के अंदर एक आपको एक सेट होता है एक इक्वेशन का, वो आपको एफ एक्स के इक्वल में दे दिया जाएगा और आपको उसके अलग अलग मोड पे आपको वैल्यूज उससे पूछी जाएगी। तो जो जो आप वैल्यू इनपुट करेंगे, जो जो आपको गिवन होगी इनपुट वैल्यूज करने के लिए, आपको हर इनपुट वैल्यूज के लिए एक ना एक आउटपुट मिलता जाएगा। तो अब यहां पे एक क्वेश्चन है, केवल जितनी बात अभी तक मैंने बोली केवल उतनी बात के ऊपर बेस्ड है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो यहां पे क्या कह रहा है, इनपुट किया अपन ने कुछ फंक्शन x, तो ये क्या कह रहा है, डबल द इनपुट एंड ऐड 3, सो लेट्स से वी हैव इनपुट x, so we have doubled it, 2x, we have made it 2x and we have also added 3, so 2x plus 3 is right now present situation. What else this function is saying, that square root of the input, whatever you have done the input, make it as a square root. तो अपन ने कितना इनपुट किया था 2x plus 3, अपन ने उसका क्या कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया। तो आउटपुट कितना है अपने पास, तो भाई इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा लग रहा है जो अपना आउटपुट है जिसमें 2x प्लस 3 का रूट हुआ हो, तो भाई ऑप्शन सी है, ठीक है, ये हो गया अपना ऑप्शन सी। अब अपना आउटपुट जो था वो z था, ठीक है। अब बच्चे क्या गलती कर सकते हैं इसमें कि अगर y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 का अंडर रूट लिखा हुआ होता तब भी वो उसको टिक कर देते, जबकि वो गलत होता। क्यों, क्योंकि आउटपुट जो आया है वो z के फॉर्म में है, तो ये y लिखना बिल्कुल गलत होगा। z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो एक छोटा सा तरीका था फंक्शन को एक्सप्लेन करने का, इससे अच्छा तरीका और इससे छोटा तरीका शायद ही कोई हो। तो अब इसके बाद ये अपन बहुत बार ये वाली इक्वेशन देख चुके हैं, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, बहुत सीधी इक्वेशन है, बहुत आसान इक्वेशन है, इसलिए अपन इसको देखते हैं। ग्राफ बनाना एक फंक्शन का, ये आपको एक फंक्शन दे रखा है, टेबल यहाँ पे मैंने इस बार और जानबूझ करके जनरेट ऑलरेडी कर रखी है। तो जब x2 होगा y2 होगा, x0 होगा, x2 होगा तो y0, x0 तो y2 और x1 पे y1, तो कुछ इस तरह की इक्वेशन आएगी इसकी। ये कोऑर्डिनेट होंगे इसके, ये x इक्वल टू y पे y1 है, ये 2 है, ये 0 है, और ये 1, ये 2, ये 0,0 आपका ओरिजिन हो गया यहाँ पे। इस तरह की इक्वेशन आएगी। तो अब इसकी स्लोप क्या है, इसकी स्लोप है पॉजिटिव और इसका इंटरसेप्ट भी क्या है, पॉजिटिव, जो कि कितना है 2। अपन यहां से ही देख सकते हैं y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2, तो स्लोप कितनी है, माइनस है, नेगेटिव है, नॉट पॉजिटिव स्लोप। ये एंगल ज्यादा बना रहा है, थीटा 90 से ज्यादा है, 135 एंगल है इसका, तो स्लोप कैसी है, नेगेटिव है, ठीक है। तो m इसका कितना हो गया माइनस, और स्लोप इंटरसेप्ट कितना हो गया इसका 2। तो ये एक फंक्शन था। उसी तरह से अब अगर आपसे पूछी जाएगी इसकी रेंज और डोमेन क्या होती है, तो रेंज क्या होता है, रेंज ये होता है भैया कि इसका सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ y कोऑर्डिनेट्स, और फर्स्ट पेयर जो होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं कोऑर्डिनेट्स के, वो क्या होती है, आपकी डोमेन होती है। तो जैसे कि ये अगर आपका आया, तो इसके अंदर आपका ये क्या हो गया, x वाले जितने भी हैं ये क्या हो गया आपकी डोमेन, और ये वाला क्या हो गया आपका रेंज। इतना सा बेसिक अंतर है रेंज और डोमेन में। फिर एक और क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, अब यहाँ पे प्योर फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे सीधे से आपको एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब आपको f ऑफ 1 फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, -1 x की जगह क्या कर देंगे, -1 और उसका क्यूब कर देंगे। -1 का क्यूब कितना हो गया, -1 क्यूब, दिस विल बी योर -1। देन वी हैव टू फाइंड f ऑफ -x, तो -x
cube, this is minus x cube. Then another function is of f of ये और ये अपन ने कर लिया. उसके बाद f of 0, तो 0 का क्यूब तो क्या होगा 0. फिर उसके बाद f of 1, f of 1 कितना होगा 1 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 1. इतनी चीज अपन ने कर ली. फिर उसके बाद f of x plus 1, तो f of x plus 1 अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं. इसमें क्या होगा x plus 1 का होल क्यूब. अब आपको अपन ने जो पहले लेक्चर में पढ़े थे कुछ कॉमन फॉर्मुलेज a प्लस बी होल क्यूब, आप अगर वो यहाँ पे लगाएंगे तो इसको और एक्सपेंड भी कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव इट एज इट इज. ठीक है. फिर उसके बाद अगला है f of √3, तो √3 का क्यूब, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 3√3. फिर अगला f of π/2, तो π/2 का π/8, π³ 8 वी कैन राइट इट एज π³ 8. तो इस तरह से अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जो कि उसमें कुछ भी नहीं किया अपन ने. जो यहाँ पे फंक्शन में वैल्यू दी हुई थी अपन ने मेन फंक्शन में वाली वैल्यू को पुट किया. अपन ने क्या किया, अपन ने इनपुट किया. क्या इनपुट किया, ये इनपुट किया. अपने को आउटपुट क्या मिला, ये मिला, सेम आउटपुट मिला. फिर उसके बाद अपन ने जब -x को इनपुट किया तो अपने को ये आउटपुट मिला. जब अपन ने x plus 1 को इनपुट किया तो अपने को x plus 1 का होल क्यूब एज आउटपुट मिला. जब अपन ने √3 इनपुट किया तो अपने को 3√3 एज आउटपुट मिला. तो फंक्शन का काम ही यही है, अपन उसमें इनपुट करेंगे, हर इनपुट पे अपने को एक ना एक आउटपुट मिलेगा. तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कीजिए. फिर उसके बाद अपन एक अगला क्वेश्चन देखेंगे. तो अब अपन सेकेंड क्वेश्चन करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, 1/x² आपका क्या है, एक fx का फंक्शन आपको दे रखा है और आपको इनपुट वैल्यूज आपको ये सब दे रखी है यहाँ पे. तो अपन f of -1 पे क्या होगा 1/-1 का होल स्क्वायर. -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, तो f of -1 की वैल्यू कितनी आ गई 1. फिर f of 1, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1. फिर f of -2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/-2 का स्क्वायर. -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, सो दिस विल बी 1/4. फिर f of -half, so -half and we can take it as reverse, so it will be 4 square. No, not 4 square, 2 square. -1/2 whole square, so that will be 4. ठीक है. फिर उसके बाद f of √2, so this will be your 1/2 because √2 into √2 is 2. और जिन बच्चों को भी ये इसमें दिक्कत आ रही है कि भाई -1/2 का 4 कैसे आ गया, तो उसको यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं कि 1/x² था. ठीक है. इस x में अपने को -half पुट करना है, तो यानी कि 1/-half का स्क्वायर. तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/1 into 2/-1 एंड दिस विल बी अ होल स्क्वायर. तो ये कितना आ गया 4. ठीक है. इस तरह से वो कैलकुलेट हुआ था. उसके बाद कितना है अपना 1/√2, तो उसको मैं थोड़ा सा ये वाला पार्ट आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं इसको इतना रब कर देता हूं और यहीं पे अपन देखते हैं f of 1/√2. f of 1/√2 में क्या करेंगे अपन 1/√2 को पुट कर देंगे x की जगह पे, तो 1/² दिस विल बी योर 2. इसको भी सेम अगर आपको दोबारा से इस चीज को देखना है तो 1/1 इंटू √2/1 होल स्क्वायर, सो दिस विल बी योर 2. इस तरह से इसकी कैलकुलेशन होगी. तो इतनी चीजों को नोट कीजिए. फिर अपन एक अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. चलिए, तो नोट कर लिया आपने ये वाला क्वेश्चन. आज अपन फंक्शन में फिनिश कर देंगे क्योंकि ये ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है आपका, काफी कम सिलेबस होता है APMT में. तो अगला क्वेश्चन है अपना f of x equals to x/x plus 1. ये अपन ने थोड़ा सा फंक्शन को अब बड़ा कर दिया और इसमें चीजें पूछी क्या हुई हैं. f of 1 अगर अपन इनपुट करेंगे तो ये आउटपुट अपने से पूछ रहा है, तो अपन ने पहले निकाला f of 1 पे, सो 1/1 plus 1. ठीक है. तो ये कितना आ गया 1/2. फिर f of -1, so this will be -1/-1 plus 1, so this is -1. Then f of 0,
सी फॉर दिस like -1 by 0, so this is actually not defined, so you can either write it as not defined, because 0 upon something is defined, but 1 upon 0 or -1 upon 0 is not defined, so you can write it as not defined. If suppose there is option available, then you can pick it as not defined. Then another thing is f of 0. So f of 0, here you can write 0 by 0 plus 1, so here you can just write it as 0. ठीक है, फिर उसके बाद f of root 2. So root 2 by root 2 plus 1 simply. Then f of -half, -half upon -half plus 1, और इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. We can take it LCM as 2 minus 1, so -1 by 2. So -1 by 2 and -1 by 2 all will get cancelled, so we will get here as one answer. ठीक है, एक में से आधा चला गया, आधा बचा है यहाँ पे, और ये प्लस का था, ये माइनस का था, सो -1 विल बी द आंसर फॉर दिस. ठीक है, तो ये अपना कुछ क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे खत्म हो गया. अब एक चीज और बची, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, तो वो और अपन देख लेते हैं, क्योंकि वो लास्ट टाइप के फंक्शन है. अगर अपने वो हो जाते हैं तो फिर उसके बाद सारे टॉपिक ये खत्म है फंक्शन का, फिर अपन कैलकुलस स्टार्ट करेंगे इसके बाद. तो इतनी चीजों को नोट करो, फिर अपन आगे देखते हैं. तो नोट कर लिया आपने इतना. अब अपन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे. कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, इसमें जो एक फंक्शन का इनपुट होता है, ठीक है, ये पढ़िए आप ये वाली लाइन, इट रेफर्स टू द कंबाइनिंग ऑफ फंक्शन इन अ मैनर वेयर द आउटपुट ऑफ वन फंक्शन बिकम्स द इनपुट ऑफ द अनदर फंक्शन. तो जैसे एक इक्वेशन अगर मैंने लिखी f ऑफ x की, तो उसका जो आउटपुट होगा वो किसी दूसरी इक्वेशन के लिए एज अ इनपुट काम करेगा. ठीक है, मतलब लिंक होता है. तो यहां पे जैसे आप दो फंक्शन देखें, fx और एक gx. fx इक्वल्स टू 1 बाय x है और gx इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है. तो अब अपने से ये पूछ सकता है इस फॉर्मेट में कि इसका जो नोटेशन होता है वो इस तरह से होता है, f ऑफ g, अपन इसको बोलते हैं fog x, और f ऑफ gx, इस तरह से अपन इसको बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं f ऑफ gx, और इधर वी कैन राइट इट एज f ऑफ g. तो क्या होता है कि जैसे आपको दो फंक्शन यहां पे दे रखे थे, ये मैथमेटिकल टर्म्स में अपन इसको इस तरह से बोलेंगे, जस्ट फॉर यू पीपल टू राइट इट डाउन इन योर नोट कॉपी, दैट द रेंज the y value answer of one function becomes the domain of the next function. ये मैथमेटिकल टर्म में है कि जो भाई एक की जो रेंज है एक फंक्शन की दूसरे की डोमेन बन जाती है ना. डोमेन और रेंज अपन देख ही चुके हैं. तो अब इस एग्जांपल से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पहली चीज वो क्या पूछ रहा है, f ऑफ gx. ठीक है, ये इसका नोटेशन होता है. तो gx एक फंक्शन है और fx एक फंक्शन है. तो पहले अपन क्या लिख सकते हैं, f ऑफ इसके लिए f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई. अब fx अपने को कितना दे रखा है, 1 बाय एक्स. तो ये जो अपन ने किया इससे क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये आपका आंसर होगा f ओ जी. ठीक है, इस वाले का आंसर क्या हो गया अपना ये, क्योंकि अपना जो पहले इनपुट हुआ वो यहां पे आकर के अपने को उसका आउटपुट दिखा है. फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, g ऑफ fx. तो अब fx कितना है अपना, 1 बाय एक्स. तो अपन ने क्या लिख दिया, 1 बाय एक्स. अब gx कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो यहां पे जो x है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1 बाय एक्स से. तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, ये आपका सेकेंड चीज सॉल्व हो गई. तो अब इसके बाद क्या आता है अपना, f ऑफ fx. ठीक है, अभी तक तो f ऑफ gx किया, फिर g ऑफ fx किया, अब f ऑफ fx. तो f ऑफ fx, पहले तो fx कितना है, 1 बाय एक्स. 1 बाय एक्स ऑफ 1 बाय एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, क्या ये कुछ इस तरह से बोल रहा है. ठीक है, अब ये जो 1 बाय एक्स है इसको अपन ऊपर लेकर के आ सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x. ठीक है, तो इसका आंसर f ऑफ fx का आंसर क्या आ गया आपका, x.
अब उसी तरह से g ऑफ gx ये कैलकुलेट करने को कह रहा है, तो g ऑफ gx में क्या हो जाएगा, gx अपना कितना फंक्शन दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको भी ये किस में कह रहा है, जी की फॉर्म्स में ही कह रहा है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, मीन्स इंस्टेड ऑफ एक्स विल पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, सॉरी लाइक दिस वी हैव टू राइट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, दिस विल बी द आंसर फॉर योर जी ऑफ जी एक्स। ठीक है, जो फंक्शन था एक का वो दूसरे का भी फंक्शन बन गया, और इस तरह से वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इतनी चीजें हो गई। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि वैल्यूज जो हैं डिपेंड कर रही हैं कि अगर x से बड़ा है या x से छोटा है, तो उस केस में तो अब यहां पे जैसे लिखा हुआ है f ऑफ x एक्स स्क्वायर ओनली व्हेन x इज लेस देन 0, लेस देन और इक्वल टू 0, एंड x प्लस 1 ओनली व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पे कुछ कंडीशंस दे रखे हैं। अब f ऑफ 1 क्या है, f ऑफ 1 जो है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो अपन कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, x प्लस 1। ठीक है, सीधा है, ज्यादा टफ नहीं है। f ऑफ 1 बड़ा है x से, तो अपन क्या फंक्शन यूज करेंगे, x प्लस 1। सो इंस्टेड ऑफ x विल पुट 1, सो 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका 2, सो दिस विल बी सॉल्व। देन अनदर इज f ऑफ माइनस 1। अब f ऑफ माइनस 1 जो है 0 से छोटा है, तो इसके लिए अपन ये वाला फंक्शन यूज करेंगे एक्स स्क्वायर, सो माइनस 1 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 1। फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे, f ऑफ 0, f ऑफ 0 क्या हो गया, इधर इट विल बी ओके, सो x लेस देन इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0, तो f ऑफ 0 के लिए अपन कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 0 का क्या हो गया स्क्वायर 0। फिर f ऑफ माइनस 2, f ऑफ f माइनस 2 है यहाँ पे, f ऑफ f माइनस 2 ये फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो माइनस 2 तो पहले क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया, तो यहाँ पे तो अपन ने लिख लिया भाई पहले तो ये एक्स स्क्वायर के उसमें है ना, यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर, और उसके बाद माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, 4 हो गया, तो फिर 4 किस में आएगा, x प्लस 1 में आएगा, तो यानी कि क्या हो गया 4 प्लस 1, दिस विल बी 5। ये वाली चीज समझ में आई नहीं आई, चलो इसको अपन दोबारा देखते हैं ये कैसे हुआ। f ऑफ f माइनस 2 ये लिखा हुआ है, f ऑफ f माइनस 2, यानी कि सबसे पहले माइनस 2 क्या है, x से 0 से छोटा फंक्शन है, तो यानी कि उस केस में अपन x स्क्वायर का यूज करेंगे, तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यानी कि अब f ऑफ कितना हो गया 4। भाई पहले तो ये इसका अपन ने क्या हो गया, इसके बाद स्टेप क्या हो गया, f ऑफ 4 हुआ या नहीं हुआ, जब माइनस 2 था, माइनस 2 के केस में एक्स स्क्वायर का यूज हुआ, माइनस 2 का स्क्वायर हो गया कितना हो गया 4 हो गया, तो अभी फंक्शन में क्या बचा, f ऑफ 4 बचा, और 4 क्या है 0 से बड़ी क्वांटिटी है, 0 से बड़ी क्वांटिटी है तो अपन x प्लस 1 वाला फंक्शन यूज करेंगे f ऑफ 4 के लिए, तो यहां पे कितना हो जाएगा 4 प्लस 1, दिस विल बी योर 5, ऐसे आंसर आया इसका। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें, अगर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आते हैं तो उस केस में थोड़ा सा सोचना पड़ता है। चलिए, तो अब एक और फंक्शन बचा है, वो क्या है, f ऑफ f माइनस 5। अब इसमें क्या है, माइनस 5 0 से छोटा फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, बट 25 इज ग्रेटर देन 0, सो इन दैट केस x प्लस 1 द फंक्शन वी विल यूज, सो 25 प्लस 1 विल बी 26। तो डायरेक्टली अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा 26, काफी इजी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक स्टेप अपन और आगे बढ़ गए। अपन ने अब क्या किया, 3 रेंज डिफाइन कर ली, एक लेस देन 0 के लिए, एक इक्वल टू 0 के लिए और एक ग्रेटर देन 0 के लिए। तो जब f ऑफ माइनस 1 है तो 0 से छोटा है तो फंक्शन x प्लस 5 यूज होगा, यानी कि माइनस 1 प्लस 5 कितना हो गया 4। फिर f ऑफ 0 पे वैल्यू ऑलरेडी अपने को दी हुई है, कितनी है 2। फिर f ऑफ 1 is x greater than 0 function we have to use, so x minus 5, so 1 minus 4 will be minus 4. Now here composition function is coming, f of f0,
तो 0 पे तो क्या हो गया, पहले तो 2 आ गया, यानी कि अब अंदर क्या है, फंक्शन के अंदर 2, f of 2 is greater than 0, so in that case we will use the function as x minus 5, so 2 minus 5 is minus 3, तो यहां पे आंसर कितना हो गया, -3। फिर f of f1, तो f of 1 यानी कि greater than 0, so x minus 5, so -4, now f of -4 is less than 0, so -4 plus 5 that will be 1, so f of will be 1। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आई आपको, चलो इसको दोबारा से देखते हैं। पहले क्या पूछा है उसने, f of 1 यानी कि 1 कैसी क्वांटिटी है, 0 से बड़ी क्वांटिटी है, तो यानी कि x माइनस 5 वाला फंक्शन अपन यूज करेंगे, तो 1 माइनस 5 कितना हो गया, -4। चलो तो यानी कि अब फंक्शन के अंदर क्या बचा हुआ है, -4। अब ये जो -4 है ये 0 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है, 0 से छोटा है तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, x प्लस 5, तो यानी कि x की जगह क्या वैल्यू पुट होगी, -4, तो -4 प्लस 5 कितना होता है, 1, तो इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, 1। तो ये अपन ने कुछ फंक्शन से रिलेटेड सारे की सारी चीजें अपन ने देखी। एक फंक्शन कैसे काम करता है उसमें अपन ने ग्राफ ड्रॉ करके देखा एक स्ट्रेट लाइन का, और लास्ट में अपन ने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देखे, उसके अंदर f of g उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, कुछ अपन ने 3 एग्जाम्पल देखे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, और आप इतनी चीजें नोट करें, और नेक्स्ट टर्न पे अपन क्या पढ़ेंगे, कैलकुलस, विच विल बी योर सेक्शन ई। अपन ने 4 सेक्शन कवर कर लिए हैं। पहला सेक्शन था अपना एलिमेंट्री अलजेब्रा का, दूसरा सेक्शन था अपना ट्रिग्नोमेट्री का, तीसरा सेक्शन था अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और चौथा सेक्शन था अपना फंक्शन का। तो अपन 4 सेक्शन कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टर्न पे अपन देखेंगे कैलकुलस, जिसमें अपन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में बातें करेंगे, उनके फॉर्मुलेस देखेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे। और हाँ, आज के लेक्चर को देखने के बाद आप शीट्स लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि शीट्स में आपके फंक्शन से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस हैं, आप उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर अपन नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, होप यू विल एंजॉय योर लर्निंग पार्ट। थैंक यू।